मैं और मेरी बहन प्रीति छोटे से थे जब हमारी सगी माँ की मृत्यु हो गई। तो कुछ साल बाद हमारे खातिर पापा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी माँ यूं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पापा से बात बात पर लड़ती रहती थी और कहती कि मैं इस शादी से राजी नहीं थी। मुझे तो जबरदस्ती फंसाया गया है। हम दोनों बहनें उनकी बातों से सहम जाती थी। हालांकि मेरे पापा बहुत सज्जन और शरीफ इंसान थे। मोहल्ले वाले उनकी इज्जत करते थे और कोई भी उन्हें बुरा नहीं कहता था। पापा हमारी वजह से उस औरत के जुल्मों पर चुप रहते, क्योंकि वो पापा से तो जरूर लड़ती थी, लेकिन हमसे प्यार भरा व्यवहार रखती थी। हमारा ख्याल भी इस तरह करती कि हमें अपनी सगी माँ की भी कमी महसूस नहीं होती थी। उन दिनों में चौथी में और मेरी बहन दूसरी क्लास में पढ़ती थी। पापा जो कमाते माँ के हाथ पर लाकर रख देते, मगर वो रोज लड़ती कि तुम बहुत थोड़ा कमाकर लाते हो, जिससे घर का खर्चा ठीक तरह नहीं चलता। मुझे मेरे घर वालों ने किसी भूखे और कामचोर के पल्ले बांध दिया है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। पापा गरीब जरूर थे, लेकिन हम उनसे बहुत प्यार करते थे। वो कभी भी खाली हाथ घर नहीं आते थे। जब भी वो शाम ढले लौटते, उनके हाथ में हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता था। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि कुछ दिन बाद हमारी ताई माँ की मृत्यु हो गई थी, जिससे ताऊजी को रोटी पकाकर देने वाला कोई न रहा। तो पापा उनको भी अपने घर ले आए, ताकि ताऊजी अपने घर में तनहा ना रहे। उनका एक बेटा था जो लंदन में किसी वजह से जेल में था। इस वजह से ताऊजी गमज़दा रहा करते थे, मगर वो हमसे बहुत प्यार करते थे। इसलिए हम ताऊजी के अपने घर आने से बहुत खुश थे। लेकिन हमारी सौतेली माँ खुश न थी। वो पापा की वजह से मजबूर थी। एक साल बाद उनका बेटा राजवीर लंदन से किसी तरह रिहाई पाकर वापस लौट आया। वो भी अब हमारे साथ रहने लगा। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो देखा कि मोहन मेरी माँ को मार रहा है। मुझसे ये नज़ारा बर्दाश्त ना हुआ। हम बहनें शोर मचाने लगी तो मोहन घर से निकल गया, जबकि माँ ताऊजी के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि जेठ जी, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। मेरे पति महेश को रात वाली बात मत बताना, वरना वो मुझे जान से मार देगा और मेरे बच्चे दरबदर हो जाएंगे। ताऊजी बोले, ठीक है, अब एहतियात करना, दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना। इस बार तुम्हारा मान रख लिया। उनकी बातें हमारी समझ से बाहर थी। माँ अक्सर हांडी में नमक तेज कर देती थी, जबकि ताऊजी को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। पापा और राजवीर माँ को मना करते कि नमक मिर्च सब्जी में बहुत कम रखा करो। मैं समझी कि आज भी माँ ने अपनी पसंद से हांडी बनाई होगी, तभी राजवीर को गुस्सा आ गया होगा और ताऊजी इसी वजह से मेरी माँ को आइंदा एहतियात से बनाने का कह रहे होंगे। माँ ने कहा, बेटी प्रिया, ये बात अपने पापा को मत बताना कि राजवीर ने मुझे मारा है। माँ ने कहा, बेटी प्रिया, ये बात अपने पापा को मत बताना कि राजवीर ने मुझे मारा है, वरना वो गुस्से में आकर झगड़ा करेगा तो पुलिस आ जाएगी और तुम्हारे पापा को पकड़ कर ले जाएगी। मैं डर गई। ठीक है माँ, मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी। फिर माँ ने हमें मिठाई भी खाने को दी। थोड़े दिन गुजरे थे कि राजवीर की नौकरी लग गई। किसी कंपनी में रात का चौकीदार हो गया। वहाँ तनख्वाह अच्छी थी, तभी उसने मेरे पापा को भी चौकीदारी में लगवा दिया। अब पापा और राजवीर भाई शाम को चौकीदारी के लिए चले जाते और घर में ताऊजी रह जाते। रात को अक्सर मेरी आंख खुलती तो माँ के कमरे से आवाज़ें आ रही होती थी, मगर मैं आंखें बंद करके सो जाती। एक रोज़ माँ ने मुझे कहा, बेटी, तुम अपनी बहन को लेकर अपने नाना जी के घर चली जाओ और कहना आज घर में खाने को कुछ नहीं है, शाम तक वहीं रहना। तुम्हारे ताऊजी भी अपने घर चले गए हैं, इसी वजह से तुम लोग वहीं खाना खा लेना और शाम को नाना से कुछ रुपये लेकर आना। उनके कहने पर मैं अपनी छोटी बहन को लेकर अपने सौतेले नाना के घर चली गई, जिनका घर हमारे करीब में ही था। पूरा दिन हम नानी के पास रहे। उन्होंने हमें खाना खिलाया। शाम को कुछ खाना और पैसे हमें दे दिए कि तुम घर जाकर अपनी माँ को दे देना। रात को जब घर आए तो मेरी बहन ने पापा को मासूमियत से बता दिया कि आज हम नाना जी के घर गए थे, क्योंकि घर में आटा नहीं था। हमने खाना भी वही खाया है और नानी माँ ने कुछ पैसे भी दिए हैं। पापा माँ पर गुस्सा हुए कि मैंने कल ही 1000 रुपये तुम्हें दिए थे, तुमने आटा क्यों नहीं मंगवाया। माँ बोली, आपके बड़े भाई तो घर चले गए और राजवीर भी घर नहीं था।
और मेरी तबीयत खराब थी, बस इसलिए मैंने इन्हें उधर भेज दिया था। खैर, मामला रफा दफा हो गया। ताऊजी भी वापस आ गए। अब इस बात को 10 दिन गुजरे कि ताऊजी फिर अपने घर की देखभाल करने एक दिन के लिए गांव चले गए। उनके जाने के बाद जब राजवीर और पापा ड्यूटी पर चले गए तो माँ हमें नानी माँ के घर की दहलीज पर छोड़कर चली गई और मुझे कहा कि तुम्हारे पापा के दोस्त की मृत्यु हो गई है। आज रात तुम्हारे पापा और मैं नज़दीकी गांव जा रहे हैं। नानी को बता देना, मैं सुबह तुम्हें ले जाऊंगी। रात को तुम वहीं सो जाना। हमने नानी को ऐसे ही बताया। उन्होंने हमें खाना खिलाकर सुला दिया। सुबह माँ हमें नानी के घर से ले गई। हम बच्चे थे, कुछ समझ नहीं पाते थे कि माँ ऐसा क्यों करती है। वो घर में कौन सा खेल खेल रही है जिसमें माँ हफ्ता 15 दिन बाद जब भी मौका मिलता है ऐसे ही करती है। हम डर की वजह से पापा को कुछ नहीं बताते कि घर में झगड़ा हो जाएगा। 1 साल यूं ही गुजर गया। अब माँ ताऊजी और राजवीर से बहुत डरने लगी थी। उनसे छुपकर पापा को कहती कि उनको कहो अपने घर जाकर रहे। वो पापा से ये बात कर तो देती थी, लेकिन ताऊजी और राजवीर का ख्याल अपने पापा से ज्यादा रखती और उनकी बहुत खुशामद करती। एक दिन पापा ने इस बात को महसूस कर लिया और ताऊजी से कहा कि अब आप लोग अपने घर चले जाओ। यहाँ रहने से मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ होती है और हमारे घर का सुकून खराब होता है। इस बात का ताऊजी और उनके बेटे राजवीर ने बहुत बुरा माना और मेरी माँ से बोले, हम इस बात का तुमसे जरूर बदला लेंगे क्योंकि तुमने ही हमें अपने घर से निकलवाया है। वो दोनों चले गए और पापा भी रात को ड्यूटी पर चले गए। आज फिर आधी रात को माँ की आवाज़ों पर मेरी आंख खुल गई। माँ के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी, मगर डर के मारे मैं उधर न गई और हमेशा की तरह आंखें बंद करके सो गई। सुबह हुई तो माँ नहाकर नया सूट पहने हुए थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा काम के सिलसिले में परदेश चले गए हैं क्योंकि यहाँ उनको तनख्वाह अब कम मिलती थी। मैं बहुत हैरान हुई कि पापा बिना हमसे मिले कैसे जा सकते हैं। मेरे पूछने पर माँ ने बताया कि वो तो तुमसे बात करना चाहते थे, मगर रात को तुम दोनों गहरी नींद में सो रही थी। बस इसलिए मैंने तुम्हें जगाना सही नहीं समझा। जब तुम सो रही थी तो वो तुम दोनों को बहुत सारा प्यार करके गए हैं। अचानक इसलिए गए हैं क्योंकि उन पर बहुत से लोगों का कर्जा था। अब वो पैसे कमा कर भेजेंगे तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हम अमीर भी हो जाएंगे। मैं तब 12 साल की हो चुकी थी। हम दोनों बहनें यही समझते रहे कि हमारे पापा बाहर कमाने गए हैं। अक्सर हम पूछते रहते, माँ हमारे पापा कब आएंगे? वो कहती कि 2 साल बाद आएंगे। इस दौरान माँ बहुत खुश रहती। रात को दुल्हन की तरह तैयार हो जाती और फिर हमें हमारे कमरे में सुलाकर बाहर से कुंडी लगा देती। मेरी अक्सर आधी रात को आंख खुल जाती। माँ के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही होती थी। अब मुझे माँ पर शक होना शुरू हो गया था कि जरूर कोई बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। माँ हम सबको धोखा दे रही है। आखिर आधी रात के वक्त कौन आता है जिससे माँ दुल्हन बन के मिलती है? और राजवीर तो इस तरह नाराज होकर गए थे कि कभी ना आएंगे। माँ दिन ब दिन जवान होती जा रही थी। बाबा के होते हुए माँ खुद की इतनी केयर नहीं करती थी, मगर आजकल माँ को अपनी बहुत फिक्र लगी रहती थी। मैं जब भी माँ से इस बारे में बात करना चाहती तो वो मुझे बहुत से पैसे दे देती और कहती ये तुम्हारे पापा ने भेजे हैं और हमें चुप करवा देती। इस तरह 3 महीने गुजर गए। फिर एक दिन राजवीर आया और माँ से झगड़ने लगा कि सच सच बताओ मेरे चाचा कहाँ गए हैं? वो हरगिज कहीं बाहर नहीं गया, तुम झूठ बोलती हो। तब माँ ने कहा कि शराफत इसी में है कि तुम चुप करके चले जाओ और इस बात का जिक्र किसी से मत करना, वरना मैं अपने बाबा को बता दूंगी कि तुमने मेरे जेवर मुझसे हथिया लिए हैं और बहाने बहाने से रुपये भी लेते रहे हो। और जिस दिन तंग आकर मैंने अपने पति के बारे में बता दिया कि तुमने उनको न जाने कहाँ गायब करवा दिया है, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। इस बात से राजवीर गुस्से में आ गया और मेरी माँ को बालों से पकड़ लिया। हम बहनें जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी और वो डर गया और हमारे चिल्लाने पर पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। वो उस वक्त तो घर से चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया कि अगर तुमने मेरे चाचा के बारे में कुछ न बताया तो मैं तुम्हारा भांडा जरूर फोड़ दूंगा। कुछ दिन गुजरे थे कि रात के वक्त एक बार फिर किसी की आवाज से मेरी आंखें खुल गई।
मुझे लगा कोई बहुत तकलीफ से कराह रहा है। मैं दूसरे कमरे में थी। मैंने माँ माँ कहकर पुकारा। वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोली, चुप हो जाओ, आराम से सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है, आंखें बंद कर लो। रात का 1 बज रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और वो चली गई। अब मैं समझदार हो गई थी। मैंने महसूस कर लिया कि हमारे घर कोई गलत मामला हुआ है। सुबह मैं नाना जी के घर चली गई और उनको सारी बात बता दी। वो परेशान हो गए और उसी वक्त हमारे घर आ गए। माँ परेशान बैठी थी। उन्होंने माँ से कुछ प्यार से और कुछ रोब से पूछा कि क्या हुआ है। अब माँ ने बताया कि रात जेठ जी और उनका बेटा राजवीर आए थे। उन्होंने निखिल को जान से मार दिया है। निखिल का नाम सुनते ही नाना के पैरों तले से जमीन निकल गई। दरअसल निखिल मेरी माँ का कॉलेज फ्रेंड था। नाना जी ये सुनकर इतना परेशान हो गए, वो माँ को जबरदस्ती दूसरे कमरे में ले गए। बाकी सवाल उन्होंने बेटी से अकेले में पूछे। मैं दरवाजे से कान लगाए हुए थी। वो कह रहे थे, तूने निखिल को यहाँ क्यों बुलाया घटिया औरत, तू शादी के बाद भी नहीं बदली। अगर सब कुछ तेरे सामने हुआ है तो समझ ले कि तेरी जान भी खतरे में है। वो तुझे भी किसी दिन मार जाएंगे। वो बेटी को और हमें अपने घर ले आए और न जाने किस अंदेशे के तहत उन्होंने माँ को बताए बगैर पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरा दामाद परदेश गया है। उसकी गैर मौजूदगी में उसका बड़ा भाई और उनका बेटा राजवीर मेरी बेटी के घर आधी रात को आए थे। न जाने किस नियत से आए थे, जबकि उनकी मेरे दामाद से नाराजगी चल रही थी। इसलिए मेरी बेटी और उसके बच्चों की जान को खतरा है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। पता नहीं ये नाना जी की भूल थी या वो डरकर थाने बताने गए थे। अगले दिन थानेदार ने ताऊजी और राजवीर को बुलाकर पूछताछ की तो ताऊजी और राजवीर ने पुलिस को जो बताया वो बताने के भी काबिल नहीं है। उन्होंने बताया कि इस औरत का अपने कॉलेज के क्लास फेलो निखिल नाम के लड़के से शादी से पहले से ही नाजायज संबंध थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर किसी वजह से बड़ों ने उनकी शादी ना होने दी और इनकी शादी मेरे भाई महेश से कर दी। वो शादी के बाद भी किसी न किसी बहाने से निखिल से मिलती रहती थी, जिसका पता मेरे बेटे राजवीर को लग गया था और राजवीर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। जिस वजह से मेरे बेटे राजवीर ने अपनी चाची को बहुत मारा और उससे बाज रहने को कहा, मगर वो बाज ना आई और अपने पति महेश को धोखा देती रही और हमारी मिन्नत और खुशामद करती रही कि मेरे पति को मत बताना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसने तभी हम दोनों को अपने पति से कहलवा कर घर से ही निकलवा दिया ताकि जब पति घर पर मौजूद न हो वो निखिल से आराम से मिल सके। इस दौरान महेश गायब हो गया। एक दिन वो घर से ड्यूटी जल्दी चला गया, मगर उसके बाद दोबारा कभी लौट कर ना आया। तब हमने महेश के घर जाकर उसकी पत्नी रेखा से पूछा तो वो कहती थी कि महेश परदेश गया है। शक की वजह से एक रात हम दोनों बाप बेटा आधी रात को उसके घर दीवार फलांग कर पहुंच गए तो निखिल को वहां मौजूद पाया। तब हमने इज्जत की वजह से उसका गला दबाकर मार दिया और लाश को वही आंगन में दबा दिया। हम अपने किए जुर्म को स्वीकार कर रहे हैं। अब मगर उस औरत से जरूर पूछा जाए कि मेरा छोटा भाई महेश यानी उसका पति कहाँ है। पुलिस नाना जी के घर आई और मेरी माँ को गिरफ्तार करके ले गई। पूछताछ की तो पता चला कि पापा को माँ की काली करतूत का पता चल गया था। एक रात पापा ने खुद अपनी पत्नी रेखा को निखिल के साथ पकड़ लिया था। उसी रात माँ ने निखिल के साथ मिलकर पापा का गला दबाकर घर के आंगन में दफन कर दिया और ये बात फैला दी कि महेश परदेश चला गया है। तो मेरे जेठ और मेरे देवर राजवीर को शक हो गया था और वो एक रात को न जाने कहां से हमारे घर में घुस आए और वहां उन्होंने मेरे साथ निखिल को देखा तो उन्होंने भी वैसे ही निखिल के साथ किया जो निखिल और मैंने महेश के साथ किया था। पुलिस ने आंगन को खोदा तो एक नहीं बल्कि 2 लाशें मिली। फिर मुकदमा चला। नाना जी ने माँ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, एक अच्छा वकील किया, अपना घर तक बेच दिया, मगर बेटी को ना बचा सके। माँ को उम्र कैद हो गई, जबकि ताऊजी और उनके बेटे को फांसी हो गई। ये राज एक भयानक अंजाम की सूरत में खुल गया, जो सालों तक मेरे अंदर घुटन और तकलीफ बनकर मेरे दिल को खाता रहता था। ये वो दुख था जिसे मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती। इसके बाद हमारी जिंदगी के दिन कैसे गुजरे
और हम पर बड़े होने तक क्या गुजरी, ये अलग दास्तान है। आज मैं जब भी अपनी माँ के पास मिलाई के लिए जाती हूँ तो वो बहुत रोती है, रोज ईश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांगती है और सोचती रहती है कि काश ये गलती वो कभी ना करती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।